हाँ थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा ना, वरना ग्रेविटेशन भी नहीं आता। एक चैप्टर तो हो गया पूरे दिन में। ग्रेविटेशन सबसे पहले न्यूटन ने एक बात कही कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है ना उसके बारे में बताया, और फिर उसने ये बताया कि किसी एप्पल को जो नीचे गिराने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेटरी मोशन के लिए। दैट इज मून सन के चारों तरफ घूम रहा है ना, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना, वो किसके कारण घूम रहा है? सेम फोर्स के कारण घूम रहा है जिस फोर्स के कारण एप्पल नीचे गिर रहा है। तो ही यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल विद सेलेस्टियल। ठीक है, तो सबसे पहला ये था उसने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये उसने बुक ऑफ प्रिंसिपिया में दिया था। जब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये थे ना, उसके साथ में ये दिया था फोर्थ लॉ, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या कहा कि दो ऑब्जेक्ट m1 m2 इनके बीच की सेपरेशन आ रहा है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो हमेशा इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा। किधर लगेगा? लाइन जॉइनिंग, सेंटर ऑफ मासेस को जोड़ दो और उसकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 1 and 2, force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1, they are action reaction pair। आया ना, क्या है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर है। लाइन जॉइनिंग के अलावा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये तो गया जीरो, नेट फोर्स जीरो है, इंटरनल फोर्सेस है उसकी, या फिर एक्शन रिएक्शन पेयर है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके प्रोपोर्शनल है? जी मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास को सेपरेटिंग स्क्वायर। जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशन कई बार पूछा जाता है, देखते ही पता चल जाएगा। ऊपर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गायब होना चाहिए, ऊपर केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर, और साथ में क्या पूछना चाहिए? न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट है। बात समझ आ गई? यस, लिख लो इसको। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख लोगे? It states that the force of attraction between two massive objects is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of its separating them. Force always act along the line joining the two forces. और वैसे तुम चाहो ना तो अगर घर पे भी देख सकते हो तो मैं वैसे आराम से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है तुम्हें टाइम मिलेगा तो मेरी वाइफ से करना होगा ना पुराने टॉपिक जो पढ़ लिए स्कूल के लिए। ये बात तो मेरे को पहले समझाते थे तो 3 लेक्चर हो गए ना उसके, ओके 3 में तो मैं खत्म कर देता स्कूल की क्लास, 2 है तो 3 में खत्म कर देता, एक और फिर लगाना। क्या लगा गया सर? यस सर। अब इसके बेसिस वाले क्वेश्चन तो तुम आराम से कर ही सकते हो। जैसे मान लो
m मास है, 2m मास है, दोनों के बीच की सेपरेशन डी है। किस पॉइंट पे मैं मास रखूं m नॉट, ताकि उस पे नेट फोर्स 0 लगे। 2m से कितने डिस्टेंस पे रखूं, कर सकते हो आराम से। इसके कारण ये फोर्स टू बी इक्वल टू इसके कारण ये फोर्स। तुम्हें पता है कि ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। सही बात है। ये मास m1 मान लो, ये मास मान लो, m2 मान लो। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, तो मेरे को जो लिखना पड़ेगा वो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r2 और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r1। तो देखो g m0 m1 अपॉन r1 का स्क्वायर इक्वल टू g m0 m2 अपॉन r g m0 गायब हो गया। यस सर। तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू व्हाट, m2 अपॉन m1 का अंडर रूट आया। यस, इनवर्स रेशियो है तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ना वो कितना होगा, √2:1 या 1:√2। पक्का? मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। उल्टा लिखा है आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा किया। अब ठीक है, इनवर्स रेशियो में होगा। अब इनवर्स का डायरेक्ट रेशियो में हो गया तो ये क्या आ जाएगा और ये बराबर। तुम पूछो मेरे को कैसे आइडिया लगा कि वो नहीं होता। मेरे को ये बताया ये पास में ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो जीरो कैसे, इससे तो ज्यादा दूर होना चाहिए, इसलिए मेरे को रेशियो से महसूस हो गई ये बात। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय √2 + 1 इंटू डी। हाँ यार, सही बात है। पक्का देख रिपीट आ जाएगी। तो तुम कैसे भी कर सकते हो, तो तुम वैसे भी दोनों इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, m m m हर साइड की लेंथ है, सेंटर में m नॉट, नेट फोर्स क्या होगा m नॉट पे 0 सिमेट्रिक। हां नहीं है बात, कर सकते हो। मैं खुद इसके ऊपर क्या होगा फोर्स, देखो ये फोर्स और ये फोर्स F और F मान लो। यस, तो इधर भी दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √3F आ जाएगा। जब भी दो इक्वल फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट √3F आता है, और 120 होता है तो कितना आता है, F आता है। तो फिर इसके डायरेक्ट पे फोर्स निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस निकल ही जाएगी, ये डिस्टेंस L/2 हो गई, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कितनी हो जाएगी, √3L/2। हाँ यार, बस उसका फोर्स निकालो और सबका सम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्कूल में से ज्यादा टफ नहीं है, वरना अपने पास और भी ऑप्शन है। जैसे ये एक रॉड है, m मास L है और ये m नॉट मास और ये डिस्टेंस है d। अब इसका इसके ऊपर फोर्स निकालना है, मास के सेंटर ना, सेंटर ऑफ मास से नहीं करना होता इसको। यहाँ से तुम चलो एक डिस्टेंस थोड़ा सा और चलो, कितना चलोगे, dx, इसका मास क्या आ जाएगा, m/l into dx into m नॉट into g अपॉन x स्क्वायर। हाँ है ना, ये फोर्स निकाल दे, df फोर्स जो इतना सा एलिमेंट इसमें लगा रहा होगा, हाँ है ना। फिर ऐसे हर एलिमेंट ऐड कर रहा होगा, इंटीग्रेट कर दोगे 0 से f, इसकी लिमिट कहां से कहां तक ले जाओगे, d से लेके d + f या a b डिस्टेंस, फिर इतनी इसको ट्रेस करते हैं, क्या कांस्टेंट आ जाएगा, g m/l into m नॉट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x।
हाँ भाई, क्या होता है -1/x, -1/x, लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा जी, m इंटू m नॉट अपॉन l, क्या आ जाएगा 1 अपॉन d प्लस l माइनस 1 अपॉन d। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? लग तो सही रहा है। अपर लिमिट, अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे होगा ना, माइनस का साइन है ना, तभी मतलब यार ऐसे हो कैसे गया, तो कितना आ गया जी m इंटू m नॉट, नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, क्या l से l कट जाएगा, नीचे क्या आएगा d इंटू d प्लस l, ये फोर्स आ जाएगा। अब तुम देखो सेंटर ऑफ मास से करते तो क्या गड़बड़ होती है, आपका आंसर आता है m इंटू m नॉट d, और क्या आता है d प्लस l बाय 2 का होल स्क्वायर, ये फोर्स आ जाता है। तो मुझे क्या लग रहा है अंतर है या नहीं है ना अंतर, तो पूछे अंतर क्या हमारा, पूछो भाई ये अंतर क्या हमारा है, ये अंतर इसलिए आता है क्योंकि आना चाहिए, उसको सेंटर ऑफ मास से नहीं कर सकते, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से आप तभी कर सकते हो जब ये डिस्टेंस है ना बहुत लार्ज हो इसके कंपैरिजन में, दैट इज देखो पॉइंट साइज होता है। तो अगर तुम देखोगे ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होगी तो ये दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे जैसे बन जाएंगे, डी बहुत लार्ज हो गया तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे डी बहुत लार्ज हो गया तो एल का सिग्निफिकेंस नहीं है, है ना, तो सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट कब लगा सकते हो, लेकिन एक जगह हमेशा लगा सकते हो, दैट इज जब भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा ना उस टाइम में हमेशा लगा दो, और ये चीज इसके बाहर होगी, वैसे अंदर हो तो भी चलेगी, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर में बता, पर क्या ये बात समझ में आती, सिर्फ कौन से केस में लगा सकते आप ये तब लगा देते जब ये अलग ऐसे ऐसे बन जाती ना खूब सारी, समझ गए, तो एक डिस्क टाइप बन जाती ना तो कर लेते, दैट इज जो सिमेट्री हो, रेडियल सिमेट्री हो, आप समझोगे मेरी बात, जो ये ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सी सिमेट्री हो, रेडियल सिमेट्री हो, फिर इस डिस्टेंस का लेना देना नहीं है, फिर सेंटर से डिस्टेंस लेके सीधा कर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं है तो मैं बता देना, हाँ पक्का, इस बात को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज है, पढ़ाने वाले भी और सॉल्व करने वाले भी सोचते हैं कभी तो सेंटर ऑफ मास लगा के सॉल्व हो जाता है ना, और कभी नहीं होता, तो ये नहीं पता चलता कब होता और कब नहीं होता, जैसे इसमें सेंटर ऑफ मास लगाते हैं ना लोग, ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज भी लगाने लग जाते हैं ग्रेविटेशन, फिर से गड़बड़ होने लग जाती है, सेम ही लॉजिक, सिर्फ कहाँ लगा सकते हो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, रेडियल सिमेट्री हो गया, मतलब सेंटर के एक्सिस से किधर भी काटो उसमें सिमेट्री ही कटेगा, समझते हो ना रेडियल सिमेट्री, जैसे स्टार पिच की रेडियल सिमेट्री होती है, हमें कौन सी सिमेट्री है, बाई सिमेट्री बोलते हैं शायद इसको, एक एक्सिस के अलावा आया ना, बाई सिमेट्री, मिटा दो मिटा दो, मिटा रहा हूँ यार, चैप्टर भी कंप्लीट करना था, अब ऐसे नेट फोर्स निकालोगे, एक क्वेश्चन तो ऐसा ही आ सकता है कि नेट फोर्स निकाले, ठीक है, अब एक चीज तेजी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहले ये बताओ ग्रेविटेशनल
फोर्स तो पता चल गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ बना दो तो जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बस क्या कहा मैंने? जब दो ऑब्जेक्ट में से क्या बना दो दोस्तों क्या बोलेंगे? अब इसके कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जैसे ये अर्थ बना दिया और ये नॉट मास हो गया और इन दोनों के बीच की सेपरेशन स्मॉल आर मान ली, आर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया है ना। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होगा? सॉल्व कर लोगे? किसके बराबर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी? G m m नॉट अपॉन r स्क्वायर। आई बात समझे? अब इस फोर्स के कारण इसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाम में पता चल रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो क्या कब पढ़ते हैं? जब ये r किसके बराबर हो जाए, r e के बराबर हो जाए। देखो अगर मैं इसको m नॉट से डिवाइड कर दूं ना दोनों साइड को, देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? g डैश किसके बराबर आ जाएगा? g m e अपॉन r स्क्वायर। लेकिन जो आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बार-बार क्वेश्चनों में यूज करते हो व्हिच इज 9.8, ये 9.8 नहीं है, ये तो r जैसे जैसे चेंज होगा चेंज होता जाएगा। लेकिन हम 9.8 रट लेते हैं और वो जो रट लेते हैं ना वो वैल्यू होती है ये r किसके बराबर हो? लगभग रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज यू आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। आया ना? व्हेन यू आर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा? g डैश को हम क्या बोल ले जाते हैं? g ये किसके बराबर होगा? g m e अपॉन r a का स्क्वायर। आया ना? और इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए लगभग कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया लॉजिक समझ? आया? अब हम इसको g बोलेंगे। अब समझेंगे जी किसको बोलेंगे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर। सॉल्व कर लो ये है बात। नहीं ऐसा हां ये तो है सिंपल नहीं है। बेटा तो अब सुनो, अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट से क्या डिफरेंस होगा, डेप्थ में जाने से क्या होगा, रोटेशन से क्या होगा और शेप से क्या होगा। ठीक है, दैट इज हमारा टॉपिक है वेरिएशन। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पहला क्या है? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ ले लेना। अर्थ की शेप कुछ ऐसी है, है ना? अगर अर्थ की शेप ऐसी है, ये पोल्स पे और ये क्या पे इक्वेटर पे, तो g m e अपॉन r e स्क्वायर ये वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा?
तो फोर्स पे एस में ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है एज कंपेयर टू क्यों शेप ऑफ अर्थ है ना, तो लिख लो ऐसे शेप से बना लो ताकि याद रहे। फिर तो फॉर्मूला की एप्लीकेशन अब नेक्स्ट देखो वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सेकंड पॉइंट वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आप अपना वेट किससे मेजर करते हो? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल। बस ठीक है, समझ में आ गया। ये मान लो ओमेगा तो बताइए अर्थ का कैसे 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 24 आवर्स 24 आवर्स को किस में कन्वर्ट करते हो सेकंड से, तो आपको रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये बस एंड दिस इज द इक्वेटर, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मान लो आप यहाँ पे हो इस पोजीशन पे, आया ना, ऐसे तो तुम्हें पता है कि नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए था, mg के बराबर। आया ना भाई, जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उतना ही नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल आ जाएगा आपका mg के बराबर। g की वैल्यू किसके बराबर है? g me अपॉन r स्क्वायर। तो देखो तो फोर्स ही आ जाएगा। फिर से बोल देता हूँ m इंटू जी होता और g तुम्हें पड़ी है किसके बराबर है? g me अपॉन r स्क्वायर। रिप्लेस कर दो तो क्या g me अपॉन r स्क्वायर आया ना। तो यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही आ गया ना, ये जो छोटा जी है ना ये सारी ये वाली इंफॉर्मेशन कंटेंट रखता है। तो आप एक्चुअली लगाते हो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बात समझ में आई या नहीं? बस इस पूरी चीज को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो? एक जी से, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट। अब लॉजिक आ गया ना समझ? ठीक है, अब सुनो mg फोर्स लग रहा है। अगर तुम यहाँ पे बैठोगे दूसरा बंदा यहाँ पे होगा, आया ना, ये भी ऑब्जर्वर है, इसका कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है? यहाँ से देखते हो तुम मेरे को देख रहे हो, तुम एक्चुअली मेरे पास भी देख रहे हो, तो तुम्हारा कोई एक्सेलरेशन है क्या इससे? है सेंटर की तरफ कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आया ना। तो जब आप मेरे को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे ऊपर ताकि मैं बैलेंस रहूं, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो। तो जो सूडो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? m into ओमेगा स्क्वायर into रेडियस ऑफ अर्थ। यस, और इधर जो फोर्स लगेगा वो किस बात से लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg, और इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg माइनस m into ओमेगा स्क्वायर into r। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? mg माइनस ओमेगा स्क्वायर into r। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये किसके बराबर है? mg डैश। तो यही तो आपका वेट है, आया ना। तो मास तो आपका फिक्स्ड ही है, तो आप इसको क्या लिख दोगे नॉर्मल की जगह? आप बोलोगे रीडिंग ये आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या चीज है आपका जी डैश। तो जी डैश किसके बराबर हो गया? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं है बात समझ में? बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो इफेक्टिवली आप जो फील कर रहे हो जी क्या है, ज्यादा है कम? कम है। और कितनी स्पीड से घूमने लग गए कि वेटलेसनेस कंडीशन फील होती है? ओमेगा शुड बी इक्वल टू अंडर रूट जी बाय आर। सॉल्व करना ना, फिर ये पता चल जाएगा कि दिन रात कितनी कितनी देर। जब ओमेगा पता चल जाएगा तो यार ओमेगा पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा, तो टाइम पीरियड तो दिन का पता चल जाएगा। सूरज की तरफ आधे टाइम रहेगी आधे टाइम नहीं रहेगी, जब सामने रहेगी तो दिन और नहीं रहेगी तो रात। तो कई बार ये भी पूछा जाता है आज क्या स्पीड से घूमने लग जाए कि आप
वेटलेसनेस कंडीशन की तरह लगता है। रेगुलर रोटेशन का भी इफेक्ट है ना जो आप फील कर रहे हो। अब ये रोटेशन का इफेक्ट कहाँ नहीं आएगा? पोल। अगर तुम पोल पे होगे तो इधर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना, तो आपके पास जो नॉर्मल लगेगा उससे किसके बराबर लगेगा? एफजी के बराबर लगेगा, आया ना। तो अर्थ की हर पोजीशन के ऊपर आपके ऊपर जो इफेक्ट है जी का वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर ए भी होता तो हर जगह पर पहले माइनस करके सॉल्व कर लेते, लेकिन हर पोजीशन पे क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। दैट इज बढ़िया इक्वेटर पे हो तो फिर भी थोड़ा वेट कम है, नॉर्थ पोल की तरफ चले जाए तो वेट और बढ़ जाएगा। जो भी आ रहा है कि मेरा जैसे आ रहा है 98 तो उधर आएगा तो 102 103 आठ तक जाएगा पोल की तरफ जाएगा। सही है ना? इसको एक तरीके से तो और भी सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने बेसिक जो पूछा जाएगा वो बता दूं, वरना एक और तरीका इसको सॉल्व करने का आपको पता है लैटिट्यूड्स होती है 0 1 2 3 पे यहाँ से थीटा मेजर होता है, तो ये आर ई आ जाएगा, ये आर ई आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल आर इधर फोर्स आ जाएगा। कोई बात अब देखो एक तो एमडी पे लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ई का लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ई का लगेगा, और ये आर किसके बराबर होगा? आर ई cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे, वो नॉर्मल के बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर लोगे, लॉजिक समझ में आ गई। किताब में देखना पूछा नहीं जाएगा, जनरल थीटा के लिए नहीं पूछा जाता, फिर भी करना चाहते तो कर लेना, समझ में आ जाएगा। वेक्टर का सभी करना, ठीक है? नहीं बस आगे बात। और फिर ये भी पता चलता है इस पॉइंट पे है ना जो नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं लिखता है, ये फोर्स लार्ज है, ये हल्का सा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा तो नॉर्मल इधर रहना चाहिए ना, आपके नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। अरे यार सिंपल है, सूडो फोर्स इधर लग गया, एंगल इधर लग गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, तो अर्थ को तो नॉर्मल इससे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा ना ताकि आप रुके रहो। तो नॉर्मल नहीं लगता उस टाइम पे, फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ लगता है। अगर आप ऑफ इक्वेटर हो ना तो आपको ऐसे मैं रुका रहता हूँ, मैं बोलता फ्रिक्शन क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ लगता है। हाँ यार, क्योंकि नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, फ्रिक्शन इन दोनों का, ये कांटेक्ट फोर्स है। हाँ यार, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स सीधा यू बन जाता है 0 फ्रिक्शन, यहाँ पे भी 0 फ्रिक्शन। हाँ यार, पर बीच में फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। कई बार ऐसे भी ऐसे पूछा नहीं जाता, पर मैं पूछ सकता हूँ कि वो पोजीशन बताओ जहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम है। हाँ यार, निकाल सकता है ना? बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। कर दो बंद, मतलब मिटा दो, ठीक है। अब लिखो वेरिएशन ड्यू टू हाइट। वेरिएशन ड्यू टू हाइट एम नॉट मास है, फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से मेजर करता है, सरफेस ऑफ अर्थ से मेजर करता है, ठीक है। वेरिएशन ड्यू टू हाइट देखना तो सरफेस अर्थ से मेजर करना है, ये आएगा फॉर्मूला, जी डैश किसके बराबर आ जाएगा? आर कॉमन बार निकालो,
बाइनोमियल लगा के सॉल्व कर लेना। बाइनोमियल पढ़ लिया? ठीक है, तो बाइनोमियल लगा सकते हो, लेकिन अगर ये क्लोज टू अर्थ है तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो फिर इसको तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो। आया ना? पता ही ऊपर वाला जो टपा देते आ जाता है, तो बस वेरिएशन ड्यू टू हाइट आ गई। सही है नहीं? तो समझ में भी आ रहा है? ठीक है, मेरे लग रहा है इसमें जो रिलेटेड फोर्सेस है वो भी पढ़ा सकता हूँ। नहीं, बस भी तक एग्जाम के केपलर्स लॉ नहीं है ना एग्जाम में? स्कूल में करा दिया तुम्हारे पेपर में? सब स्कूल में बदला निकाल रहे हैं, कह रहे तुम ऑनलाइन में पढ़े मुझे ये मारे पड़े मजे नहीं है। तो देखो ना, मैं स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में तो शायद वैक्सीनेशन तो करना चाहिए, या वैक्सीनेशन लेट नंबर आएगा स्कूल वालों को सर, बट लोअर 18 है ना। अच्छा, बाकी उनके वैक्सीनेशन हो नहीं रहा तो फिर स्कूल बंद नहीं होंगी? यार ऑब्वियस सी बात है, और बंद की फिर खोली के हुए कब से कब पेपर ही ऑनलाइन में लेते। ये भी ना एकदम एंड टाइम के ऊपर गलत डिसीजन ले लेते हैं, पूरे साल इतना बढ़िया डिसीजन लेके रखा है सर। अगर आप 1 महीने पहले खोल देते ना, फिर ऑफलाइन पेपर ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये 2 पेपर्स इनको करना चाहिए मास प्रमोशन। टीचर अपने देख के हंस रहे होते हैं, वहां पे तो आते हैं ना देखिए। अब लिखो वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। एक चीज बताओ, एक रिंग है एम मास की, सेंटर पे एम नॉट मास, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा? ये तो रिंग है, रिंग, इसके सेंटर पे एम मास एम नॉट मास लगा, उसके ऊपर के कारण क्या फोर्स लग रहा होगा? जीरो। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको ऑफ सेंटर यहां करूं, आगे लग रहा होगा? अभी भी जीरो लग रहा है, याद रखना, क्योंकि ये सेक्शन जो होगी ना ऊपर वाला, ये इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अभी मैं ज्यादा ऐसे ही गप मारने के तरीके से समझा रहा हूँ, वैसे नहीं समझ रहा, इसको शेल्फ तरफ बोलते हैं, ऐसे समझ में बात। ये जो एलिमेंट्स दूर लेके ज्यादा होंगे, है ना, कुल मिला के क्या यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 देगा, ठीक है? तो इस प्लेन में कहीं पे भी रखोगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, आपने एक रिंग ऐसे बनाई ना, एक रिंग ऐसे इस प्लेन में भी बना, फिर इस प्लेन में भी ऐसे, हर प्लेन में ऐसे रिंग बना दे जो कि क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, इससे एनालॉजी से आइडिया लग रहा होगा, हर जगह फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा। आया ना? अब देखो, अगर मान लो ये थिक डिस्क है, अरे यहाँ पे मास रख दिया, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस पे इसके का 0, क्योंकि अब तुम ये मान लो कि एक ये छोटी वाली रिंग के कारण स्फीयर बना, फिर इसके ऊपर एक और स्फीयर बना दिया, फिर उसके ऊपर एक और स्फीयर बना दिया, जैसे उनका गोला बनाता है ना यार, तो अंदर वाले पे तो हर रिंग के कारण फोर्स 0 ही लग रहा है। तो इसका मतलब इस पे जो भी फोर्स लगेगा
इससे इस रेडियस से बाहर के जो भी एलिमेंट होंगे उनके कारण नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा अगर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन आया, दैट इज रेडियल सिमेट्री। लॉजिक समझ में आया? स्फीयर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, शेल थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल थ्योरम। ज्यादा भी नहीं, तो एक आइडिया तो लगी गया इस चीज का, बस तो आइडिया चाहिए। यहाँ से डी डेप्थ नीचे, याद है मास ऑफ अर्थ है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। एक वेल बनाया, बात समझ में आ रही है? ये बंदा यहाँ पर, इसका मास m नॉट है। सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा ना इस m नॉट मास पे, वो सिर्फ ये वाला मास आया ना, बाकी तो इसके बाहर वाला पोर्शन हो गया ना, जैसे भी शेल थ्योरम में बताया। ये बस समझ पक्का, तो बात समझ में आ गई। तो बस ये मास कितना होगा, ये वाला मास कितना होगा, m डैश कितना होगा, m e अपॉन 4/3 r e क्यूब डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r e माइनस d का क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिया और फिर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी नहीं बात समझ आगे। धीरे धीरे तो तुम्हें यही पता चल जाएगा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं विद प्रैक्टिस है ना। क्यों लिखेंगे है ना, हमें पता है कि यार जब देख के ऐसे सॉल्व हो जाएगा तो लिखने की क्या है ना। अब फोर्स निकाल दे, जी m डैश m नॉट अपॉन r e माइनस d का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। दोनों साइड को m नॉट से डिवाइड कर दो, m नॉट और ये क्या आ जाएगा, g डैश आ जाएगा। तो जो g डैश आएगा वो किसके बराबर आएगा, g r e माइनस d का होल स्क्वायर। और m डैश की जगह क्या लिखोगे, m e r e माइनस d का होल क्यूब अपॉन r e क्यूब। ध्यान से देखो, ये गायब हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर। ये क्या चीज है, जी, तो जी डैश किसके बराबर आ जाए, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे डी आर के बराबर कर दो, जीरो हो जाएगा। अब सुनो, एक तो ये फॉर्मूला है और एक वेरिएशन का ये फॉर्मूला है। इस बार डी मतलब हाइट हो गई है, कई बार एच हाइट नीचे एच हाइट ऊपर। इन दोनों फॉर्मूले में बड़ी कंफ्यूजन होती है, कौन सा किसका है जब एक साथ भी हो। तुम्हें पता ही है जब सेंटर पे करना है, तो जब तुम इसको डी को आर के बराबर कर दो तो ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती, लेकिन ये हो जाती है। तो बस जो हो जाती है वो डेप्थ वाला है और जो नहीं होती वो हाइट वाला है। तो ये 2 वाला फंडा याद रहेगा, इसमें बस इतना ही अंदर, और फिर कंफ्यूजन हो जाता है पेपर के अंदर कि कौन सा वाला किसका है। बस सिंपल लॉजिक लिख लो। सामने आगे वेरिएशन
Now we are adding gravitational potential energy. Gravitational potential energy. वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखो डेफिनेशन लिखो, it is the amount of work done by an external agent in bringing a given mass. It is the amount of work done by an external agent in moving a given mass from infinity to a point. From infinity to a point in the gravitational field. Person here. Also, मान लो यार और इसके सेंटर से यहाँ पे एक है नॉट मास। अब सुनो, मैं रिवर्स भी तो कर सकता हूँ, मैं इन्फिनिटी से यहाँ लेके आने में जितना वर्क करूँ उतने वर्क मैं यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक लेके आने में तो मैं एक बार पी पॉइंट से इसको कहाँ पे लेके चला जाता हूँ, इन्फिनिटी पे लेके चला जाता है ना। तो यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस आर है और यहाँ से मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी। मान लो मैं इसको पी पॉइंट से लेके जा रहा हूँ, है ना, कहाँ से लेके जा रहा हूँ, पी पॉइंट। और ये जो पी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है और स्मॉल आर के जनरल डिस्टेंस कोई। इस पॉइंट पे इसके ऊपर ये कितना फोर्स लग रहा होगा, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जी एम नॉट एम ई अपॉन आर। मैं मान के चलो मैं स्लोली लेके जा रहा हूँ तो जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतने फोर्स कौन लगा रहा होगा, मैं लगा रहा हूँ, है ना।
तो उतना ही फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ, तो दिस इज द फोर्स बाय संदीप मैडम, और स्लोली लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगी। तो फोर्स ऑफ संदीप मैडम किसके बराबर आ जाएगा? जी एम नॉट एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी यहाँ से आर डिस्टेंस है, थोड़ा सा और चलूंगा तो कितना चलूंगा, इस dr डिस्टेंस के कारण इस पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लॉजिक बता रखा है, वर्ड में वेरिएबल फोर्स है, तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तो ये कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, इसके साथ वर्क डन बाय संदीप मैडम स्मॉल हल्का सा dr डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जी एम नॉट एम ई अपॉन आर स्क्वायर इनटू dr। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, कैपिटल आर से लेके इंफिनिटी तक आया ना। तो वर्क क्या आ जाएगा, 0 से लेके w तो नेट वर्क बाय संदीप मैडम किसके बराबर आ जाएगा, जी एम नॉट एम ई अपॉन 1 बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन का होता है माइनस 1 बाय आर। नहीं बात समझ में, आर से लेके इंफिनिटी पे कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 बाय आर आ जाएगा। यार ऑब्वियस सी बात है, मैं खींच के लेके जाऊंगा ग्रेविटी, तो मैं तो पॉजिटिव ही वर्क कर रहा होगा ना, तो पॉजिटिव करना चाहिए लॉजिकली। कितना आ जाएगा, जी एम नॉट एम ई अपॉन आर। दिस इज वर्क डन बाय संदीप मैला इन मूविंग द मास फ्रॉम पॉइंट P टू इंफिनिटी। यस सर। लेकिन मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, वर्क कहां से कहां ले जाने के लिए इंफिनिटी। अब सुनो ध्यान, वर्क डन बाय संदीप मैला फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। है ना, यस सर। तो मैंने जो वर्क किया है तो वो इसके अंदर द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आएगी, P माइनस इंफिनिटी। नहीं बस भाई चेंज नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना वर्क किया उतनी एनर्जी स्टोर होगी, इसके हिसाब से लिखते तो क्या लिखते, तो पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। ये दोनों चीजें सेम ही है वैसे, देखो कोई अंतर है, है ना, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं। तो एक चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P किसके बराबर आ गया, माइनस जी एम नॉट एम ई अपॉन आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ, अगर मान लो ये वैल्यू होती है 100, ये वैल्यू है 10, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी ये बताइए 100 तो हो नहीं सकती क्योंकि माइनस है, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, तो माइनस 100, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस 90। ये वैल्यू हो जाए 0, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये वैल्यू हो जाए 100, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, तो इंफिनिटी पे 0 ही मानते हैं, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, इंफिनिटी पे जब तुम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हो तो आपको ये P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ये वाला फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करके देता है, माइनस जी एम एम नॉट एम ई अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है इंफिनिटी और पॉइंट P। आया, लेकिन अगर इंफिनिटी पे अगर तुम 0 मान लोगे तो P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर से क्या करना है,
ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करके दे रहा है? दो पॉइंट के बीच की इंफिनिटी और पी पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ना। अगर इंफिनिटी पे जीरो मान लो तो पी पॉइंट पे यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, लेकिन इंफिनिटी पे जीरो मान लोगे तो नहीं को कर सकते। तो देखो अगर इंफिनिटी पे जीरो मानते हो तो ये हमेशा चीज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? बाउंडेड सिस्टम। नेगेटिव का मतलब क्या है? बाउंडेड। क्या लॉजिक सर? अच्छी तरह से तो दो डिस्टेंस है R1 और R2, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। क्या है फॉर्मूला? माइनस GMM अपॉन R1 माइनस GMM अपॉन R2 और फिर उनका डिफरेंस करो। कल की दिन खराब हालत हो गई, अगली क्लास में ये पढ़ा था, पहले चला गया था ना वो वोमिटिंग होता है खूब करता है पूरे दिन से, फिर शाम को आया ही नहीं, हमारी क्लास लेने चला गया था। बेटा दो इसको और दूसरे तरीके से पता मैंने क्यों नहीं किया। अगर तुम इसको इधर लेकर आते ना तो तुम्हारा dr नेगेटिव आता, क्योंकि आप डिस्टेंस से यहाँ से मेजर करते हैं, फाइन माइनस इनिशियल नेगेटिव हो जाता है, फिर से सॉल्व करना मुश्किल होता है। आया ना? अगर तुम इस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इधर चलते तो आपका फोर्स इधर होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर से इस इंटीग्रेशन में पहले से नेगेटिव आ जाता। आया ना? कर सकते हो अगर साइन को संभाल सको। आया ना? अगर साइन को संभाल सको तो कैसे भी कर सकते हो। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार पढ़ाया तुमने वर्क में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैंने ये वर्क किया है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ने क्या वर्क किया, इसका माइनस वर्क किया। आया ना? सिंपल, जो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लॉजिक आ गया समझ? अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो आप आराम से। देखो मैंने क्या कहा, दो पॉइंट के बीच में R1 R2, मैं बोलूं मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी U1, U2 की निकालूंगी, U1 किसके बराबर आ जाएगी, माइनस जी ME M0 अपॉन R1, और U2 कितनी आ जाएगी, माइनस ME M R2, तो वर्क डन बाय संदीप महिला इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या आ जाएगा,
U2 माइनस U1 वर्ड डन बाय संदीप पहला कितना आ जाएगा माइनस G M E M नॉट माइनस n रहने दो कितना आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/, पॉजिटिव आ रहा है यार r1 वैल्यू छोटी है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करो तो आ गया, कर सकते हो ना। ये बचेगी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो तो यार खूब किया है तुमने, कंजर्वेटिव फोर्स तो इसी का क्या कर दोगे नेगेटिव कर दोगे, आया ना आई बात है। लेकिन अब तुम एमजीएच नहीं कर रहे हो, आया ना एमजीएच सिर्फ कब करते हो अर्थ के पास, आया ना क्या हो अर्थ के पास, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। देख लो सीधा R प्लस एच लिखोगे, आया ना देखो उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको, U पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच में कन्वर्ट कर रहा हूं, GME into M नॉट। ये बताओ अगर मैं इसको इसमें से कॉमन निकाल लें GME R plus H G डैश रहेगा और फिर उसमें हाइट वाला वेरिएशन डाल के चल जाएगा। ये जी है, ये तो कांस्टेंट ही आएगा, तो दो का डिफरेंस होगा एमजीएच के बराबर ही तो आएगा, एच हाइट पे आ गई दूसरी एच हाइट पे आ गया तो डिफरेंस क्या है mg इनटू डेल्टा एच, समझ आ गई बात, ऐसे होता है। लेकिन ये कब हो सकता है जब ये वैल्यू पहुंचती है इससे, तभी तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन ये बना सकते हो इसका, वरना तो बना ही नहीं पाओगे, वरना तो बेसिक तरीका ही आपको लगाना पड़ेगा। आई बात समझे, लॉजिक समझ में आ गया नहीं, बस ठीक है, तो कोई काम का नहीं। अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल है जो पोटेंशियल में एक ही अंतर है क्या, ये जहाँ पे आप गिवन मास लेकर आ रहे थे ना वहां पे यूनिट मास लेकर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है माइनस जी आर है ना, यस सर, तो मास अगर m नॉट 1 हो जाए तो ये आ जाएगा, यस सर, तो ये भी हो जाएगा, तो ये 1 कब हो जाएगा जब m नॉट को इससे डिवाइड करो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग a unit of mass from infinity to a point in the gravitational field। बिल्कुल सेम ही डेफिनेशन है, बस मास को क्या कर देना है यूनिट मास, पहले क्या था गिवन मास, बस यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी मास मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई मास नहीं दिया तो क्या निकालोगे, पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो, आया ना,
उस ग्रेविटेशन पोटेंशियल को अगर ये मास रख दो तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है और यहाँ से लेके इसकी जगह ये लेकर आ जाओ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी m into यहाँ का पोटेंशियल। अब अगली बात तो पोटेंशियल एनर्जी तो तभी डिफाइंड होगी जब मास होगा, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा यूनिट मास के लिए हर पॉइंट के लिए। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल किस किस को कनेक्ट करता है मास को स्पेस के साथ। ग्रेविटेशन पोटेंशियल किसको रिलेट कर रहा है मास को स्पेस के साथ। ये तो किया है ना, इस मास के कारण स्पेस में इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट है इसका दैट इज ग्रेविटी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है दो मासेस को रिलेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दोनों बातों में अंतर है। अब जैसे मान लो यार ये दूसरा मास है, इस मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट की अभी जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी यूनिक वैल्यू होगी कोई ना, लेकिन इस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या आएगी अलग अलग आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी यहाँ अलग आएगा यहाँ अलग आएगा यहाँ अलग आएगा। लेकिन अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे तो क्या आएगी यूनिक आएगी। आई बात समझे। अब अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे तीन ऑब्जेक्ट है M1 M2 M3, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सर्किट डिस्टेंस आगे मान लो तो क्या करोगे पहले इन दोनों की निकालो फिर इन दोनों की निकालो फिर इन दोनों की निकालो, ऐसा करोगे क्या दैट इज पहले इन दोनों की फिर इन दोनों की और फिर इन दोनों की। इसके कारण ये इसके कारण ये फिर इसके कारण ये फिर इसके कारण ये थोड़ी निकालो क्योंकि एक बार ये हो गया एक बार ये हो गया फिर ये दोनों हो गए तो सारे कॉम्बिनेशन हो तो गए। ऐसे अगर मान लो 5 मासेस है 4 मासेस है, पहले इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ आया ना तीन तो ये हो गए। अब इन दोनों का आपस में इन दोनों का आपस में अब क्या इन दोनों का आपस में लेना है क्या ऑलरेडी हो चुका है कोई बचा हुआ है क्या अब इसमें आ जाओ इन दोनों का आपस में अब कोई बचा हुआ है क्या सारे हो गए परम्यूटेशन पढ़ाया ना कॉम्बिनेशन जितने पेयर बनेंगे ना NC2 कोई भी दो को सेलेक्ट कर लो आया तो बस 2 एट ए टाइम को सेलेक्ट की तो करना है आया बात समझ में ये उनको अरेंज तो कर रहे हैं वरना 1 to 2 1 भी अरेंज होने लग जाएंगे अरेंजमेंट कर रहे ना वरना ज्यादा हो जाएंगे। आई बात समझिए क्योंकि अरेंज करने में फिर आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हो ना आता है बढ़िया। अब वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन कर लोगे 3 मास 4 मास ये बोले भाई पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसकी। अब ऐसे 3 या 4 मासेस को इकट्ठा करके रखो तो अगर इन सारे मासेस को इंफिनिटी दूर लेके जाना तो आप जितना वर्क करोगे ना उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। लॉजिक सुनो बाइंडिंग एनर्जी क्या है जितनी एनर्जी से बाइंडेड है इन सबको इंफिनिटली सेपरेट कर लो तो आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो ये कौन सी एनर्जी हो गई तो इतनी एनर्जी से इनको बाइंड कर रखा है ना इतनी एनर्जी अगर आप इस सिस्टम को दोगे तो ये इंफिनिटली दूर जाएंगे आया ना। तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गई क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी गिवन सिस्टम को आप क्या कर दो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इंफिनिटली सेपरेट कर दो एक दूसरे से तो जो आप वर्क करोगे वो किसके बराबर है या गिवन सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो वही क्या है उसकी बाइंडिंग। सिंपल बात है अब अगली बात समझिए अब सुनो तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन तो समझ आएगी ठीक है। ये मान लो अर्थ है ये मान लो तुम हो और ये मान लो हो मेरे को इस बंदे पे
एम नॉट मास के बंदे को एक ऐसा किक मार दी वापस धरती पे ना, है ना। तो वो किक मारा और जो वो वेलोसिटी अटेन कर ले जिसके बाद में वापस ना आए उसको बोलते हैं उसकी एस्केप वेलोसिटी, है ना। तो मान लो मैंने इसको वी वेलोसिटी का किक मार दिया, तो अब इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी एम नॉट एम ई अपॉन आर ई माइनस, यस सर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, हाफ एम नॉट इनटू वी स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने का मतलब इंफिनिटी टू जाने का, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और जस्ट वहां तक पहुंचे और आगे जाने की जरूरत नहीं, तो वापस तो आएगा नहीं, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जस्ट वहां पे पहुंचने की जाए जीरो, जब रुकी जाए इसका मतलब क्या है जीरो, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सब क्या हो जाए जीरो, तो जस्ट एस्केप कर गया वो अर्थ से, और ज्यादा एनर्जी होगी तो और दूर जाता जाएगा, फिर कोई रोकने वाला है। अब मेरी बात समझ में आई, तो एस्केप वेलोसिटी तो वो मिनिमम वेलोसिटी है ना, मैंने मैक्सिमम तो नहीं बोले, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, तो मैंने कहा कि वो मिनिमम वेलोसिटी, तो एक बार समझ लो टोटल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल भी जीरो होगी, क्योंकि इंफिनिटी पे तो जीरो मानते हैं, और काइनेटिक भी क्या होगी, क्योंकि मिनिमम निकाल रहे हैं तो जस्ट वहां तक पहुंचाना है। तो आपको इन दोनों का सम किसके बराबर करना है, जीरो है, तो माइनस जी एम नॉट एम ई अपॉन आर ई शुड बी इक्वल टू प्लस हाफ एम नॉट वी ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। बात समझ में आई? अब देखो अगर ये वैल्यू जब भी पॉजिटिव आती है टोटल एनर्जी, ऑब्जेक्ट बाउंडेड रहे, सॉरी नेगेटिव आती है तो ऑब्जेक्ट बाउंडेड रहेगा, मतलब ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम, तो ये चीज क्या रहेगी, बाउंडेड रहेगी अर्थ के साथ, हाँ है ना। और अर्थ की बाउंडेशन से बाहर निकल जाए इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई है, जस्ट जीरो हो गई है, और फिर बार बार बहुत दूर भागने लग जाए तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, लॉजिक आ गया। तो यहाँ से अगर तुम देखो इसको सॉल्व करो तो जी एम नॉट एम ई अपॉन आर ई शुड बी इक्वल टू हाफ एम नॉट इनटू वी ई, एम नॉट किल ईच अदर, तो वी ई किसके बराबर आ गया बेटा, अंडर रूट 2g किसको एम ई अपॉन आर ई, आया ना। इसको कई बार सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2g एम ई आर ई का स्क्वायर इनटू आर ई कर दो, ए किसके बराबर, इसको जब तुम सॉल्व करते हो ना तो वी ई की वैल्यू जो आती है ना वो कितनी आती है 11.8, आया ना, क्या आती है 11.8 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी पक्का पूछा जाएगा, डेरिवेशन तुम्हें पता चली गई है, एक बार तुम्हारी किताब से और लेना, नहीं उसके बाद तुम बन जाओगे एकदम इंटेलिजेंट। चलो तो मैं विवाह बताता हूँ बढ़िया, ये बताओ मून पे एटमॉस्फेयर है या नहीं, मून पे नहीं, नहीं नहीं, क्यों नहीं, अब सुनो मास जितना ज्यादा होगा इसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है,
हर प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग आई, आया ना? हर सेलेस्टियल बॉडी की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग आई। तो आरएमएस स्पीड पता है ना, √3 RT/m होती है, और T इज द टेम्परेचर। तो सन से एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई अंडर T टेम्परेचर पे, तो उसकी वेलोसिटी आएगी कितना, मॉलिक्यूल। अगर वो वेलोसिटी अगर मान लो जो अपने भी यहाँ मॉलिक्यूल्स, अगर उनकी स्पीड मान लो 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए, तो ये भी एटमॉस्फेयर अर्थ की ग्रेविटेशन उसको एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे भी गायब हो जाएगा। यही हो रहा है बेचारे मून के साथ। अगर कोई भूला भटका मॉलिक्यूल पहुंच भी जाता है तो उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है कि वो उसके ग्रेविटेशन को एस्केप करके बाहर निकल जाता है, इसीलिए उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं। क्या लॉजिक समझ आया? तभी वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं, शायद वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल लॉजिक बनता तो है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी पर क्या क्या आइडिया है, ये कौन सा हॉटेस्ट होगा, कौन सा नहीं। अब तुम खुद आइडिया लगा, जुपिटर पे कितना खतरनाक एटमॉस्फेयर होगा, है ना? कितना डेंस होगा ना, अगर ये खींच के रखेगा एकदम। अब देखो तुम्हारे लॉजिक भी लग रहा होगा, मास जितना ज्यादा होता है वेलोसिटी उतनी कम होती है, तो उतनी कम हाइट तक जाना चाहिए, √3 RT/m, इसलिए जो लाइटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर तक चले जाते हैं। एक खास बात देखो, ये जो वेलोसिटी है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ आया ना? तो तुम्हारा जो VRMS है ना, तो VRMS √3 RT/m, तो हाइड्रोजन का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है गिवन टेम्परेचर पे, वो ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। आया ना? नीचे भी नहीं सकता लेकिन ऊपर तक भी जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की वेलोसिटी कम है तो कम ऊपर तक जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है तो और। तो ये भी एक लॉजिक है कि जो हैवियर गैसेस है वो अर्थ के पास में ज्यादा हो नीचे और दूर कम हो नीचे, और जो लाइटर गैसेस है वो ज्यादा दूर हो नीचे। नहीं ये बात आगे बात सही लॉजिक है नहीं? तो बस तो सही लॉजिक है। आगे को प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन को हटा के वो लिखते हैं सैटेलाइट मोशन ऑफ सैटेलाइट। अभी इस केस में तुम्हें ना इन्होंने बेवकूफ बनाया, कैप्लर्स लॉ हटा दी, इसको हटाया, तो जब ये आ जाता तो कैप्लर्स लॉ अपने आप ही हो गया। मोशन ऑफ सैटेलाइट सबसे पहले तो तरीका देखो बहुत ही सिंपल है, मोशन ऑफ सैटेलाइट। तुम्हारे बच्चे लोग आ गए आज ऑनलाइन क्लास नहीं किया, ठीक है? मोशन ऑफ सैटेलाइट देखो, वो लोग क्लास कर मोशन ऑफ सैटेलाइट याद है, r डिस्टेंस पे m नॉट मास है, वेलोसिटी h ऑर्बिट के अंदर, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। r से आ गया, मास से m नॉट गया, तो v किसके बराबर आ गया? √m e अपॉन r। टाइम पीरियड कैलकुलेट करें,
टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा 2 पाई आर, समझ रहे हो यार, अपॉन बी। तो 2 पाई आर बी किसके बराबर आएगा जी एम ई आर की पावर 3/2 हो जाएगा। यस सर। हाँ है ना। और टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया 2 पाई अंडर जी एम ई आर की पावर 3/2। वेलोसिटी निकल गई, टाइम पीरियड निकल गया। अब हर सैटेलाइट का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है इस पे। सबसे पहले सैटेलाइट किसने लॉन्च की थी अब उस टाइम पे क्या हुआ कि अमेरिकन और जो रशियन थे ना इनमें लड़ाई चलती थी सीधी सीधी कौन टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया आया ना। तो अब रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, कब की थी 1954 में की थी शायद, है ना 51 या 54 ऐसी। तो अब हुआ क्या अमेरिकन जानना चाहते थे कि ये जो रशियन है इनके पास जो रॉकेट है ना वो कितने स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्पुतनिक की अगर वेट पता चल जाए मास पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि पेलोड कितना है रॉकेट का, कि जितना ये मास लेके जा सकता है। तो कितने स्ट्रॉन्ग रॉकेट्स रशिया बना चुका है। अब उनको टाइम पीरियड भी पता था और वेलोसिटी भी पता थी सैटेलाइट की, लेकिन देखो ना तो वेलोसिटी के अंदर मास आता है सैटेलाइट का और ना टाइम पीरियड में आता है। तो बेचारे को कई साल तक तो यही पता लगा पाए कि रॉकेट का पेलोड कितना था, रॉकेट कितने स्ट्रॉन्ग थे। बात समझ में आई नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर मास ही नहीं आता। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, टाइम पीरियड आ गया। अब कुछ टाइप की सैटेलाइट्स होती है। अब बताओ किसी भी सैटेलाइट का पाथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सैटेलाइट का पाथ तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, धरती लगाएगी इस पे फोर्स इधर और ये घूमेगा इस सर्कल में, तो यही बोल रहे। तो कोई भी सैटेलाइट हो उसका जो प्लेन है वो अर्थ के सेंटर को जरूर कंटेन करना है। हाँ है ना, चाहे वो यूं करे चाहे वो यूं करे चाहे वो यूं करे। जो ये वाली सैटेलाइट होती है इनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, पीएसएल। हाँ है ना? एक सैटेलाइट है जो इक्वेटर के चारों तरफ घूमेगी, एक होती है जियो सिंक्रोनस और एक होती है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी होती है जो अपने ऊपर वो अपने साथ साथ ही घूमती है, मतलब ये अर्थ है ना, दिस इज इंडिया, इंडिया के ऊपर ये सैटेलाइट है, ये भी घूम रहा है ये भी घूम रहा है, ये बात समझ में आई। तो उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए 24 आवर्स होना चाहिए। आया ना जो रोटेशन, तो उस हिसाब से उसकी भी आईडी निकाल सकते हो। जियो सिंक्रोनस क्या है कि ये घूम रही है और ये पूरे अर्थ को स्कैन करती है बार बार। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसा तुमने देखा परमाणु मूवी के अंदर कि बार बार वो सैटेलाइट आती थी रोज अर्थ के, आया ना, तो वो क्या करती है सारी कंट्रीज को स्कैन करती है, वो हर जगह को। वेदर फोरकास्टिंग में भी कोई सैटेलाइट यूज की जाती है ना। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, लॉजिक समझ में आ गया। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, अगर इसी को देख लो तो एक कैलकुलस लॉ बन जाए तो कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक तो यही है कैलकुलस लॉ, पहला ये सेकंड लॉ है। पहला लॉ क्या है मोशन मूव्स इन इलेक्ट्रिकल पाथ, एक ये हो गया, एक ये है लॉ ऑफ एरिया, इक्वल टाइम इक्वल एरिया चेंज करता है। अब तो पढ़ लो मोशन ऑफ सैटेलाइट मेथड। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लेना, जहां नहीं समझ में पूछ लेना, जो पढ़ाया समझ में आ गया।